नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम आज यानी मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 के द हिंदू अखबार की कुछ अहम सुर्खियों पर बात करेंगे। जी। हमारा इरादा है कि इन खबरों की गहराई में जाएं और समझें कि इनकी मायने क्या है, वो भी आसान तरीके से। बिल्कुल। और आज देखिए, सुर्खियां भी कई तरह की हैं। एक तरफ गोदावरी नहरों का संकट है, सिरार 2.0 जैसा कुछ प्रशासनिक मामला, तो दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते, बिग टेक की बातें, डिजिटल गिरफ्तारी जैसे नए मुद्दे भी हैं। हाँ, काफी कुछ है। और हाँ, कार्बन बाजार पर सहयोग, विज्ञान में दुनिया में आगे निकलने की होड़ और ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सुर्खी जो पहले पन्ने पर ही है, सिरार 2.0 का कार्यान्वयन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये सुनने में तो कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव काम लग रहा है, शायद वोटिंग लिस्ट या कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये आमतौर पर किसी बड़े रिकॉर्ड या डेटाबेस को आप कह सकते हैं बड़े पैमाने पर अपडेट करने या ठीक करने की प्रक्रिया होती है। अच्छा। ये मतदाता सूची भी हो सकती है या फिर जैसे कोई और सरकारी डेटाबेस हो, किसी स्कीम वगैरह का। और इसका असर तो सीधा नागरिकों पर पड़ता है, मतलब वोट देने के अधिकार से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ तक। तो ये महत्वपूर्ण तो है बहुत। लेकिन सवाल ये है कि इस इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी अचानक? क्या रिकॉर्ड में कोई बड़ी गड़बड़ी थी या ये किसी खास मकसद से किया जा रहा है? ये देखना होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। चलिए, प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चली है तो पेज 5 पर एक खबर है जो काफी चिंताजनक लग रही है। गोदावरी नहरों में कटाव हुआ है और उसकी वजह से 10,000 लोगों को निकालना पड़ा, पानी भी छोड़ना पड़ा नहरों से। ये तो बड़ा मानवीय संकट लग रहा है। हाँ, ये स्थिति वाकई गंभीर है। 10,000 लोग, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं कि कोई प्राकृतिक आपदा है, बल्कि ये भी कि क्या इन नहरों का रखरखाव मतलब मेंटेनेंस ठीक से हो रहा था? क्या ये पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कोई विफलता है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा था, या फिर ये पानी के मैनेजमेंट में कोई बड़ी चूक हुई है? हो सकता है। और देखिए, इसे हम आजकल जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही हैं, अचानक तेज बारिश, बाढ़, उसके संदर्भ में भी देख सकते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव तो डाल ही रही हैं। भारत में कई जगहों पर ये पुराने बांध और नहरें, उनकी हालत चिंताजनक है। यानी ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, बल्कि शायद एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकती है। बिल्कुल, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ता हुआ क्लाइमेट रिस्क। अच्छा, चलिए अब जरा ग्लोबल लेवल पर चलते हैं। पेज 6 पर एक खबर सहयोग की बात कर रही है, उत्तर दक्षिण कार्बन बाजार सहयोग की शुरुआत। बाजार तो ठीक है, हम समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार होता है, पर ये यहाँ उत्तर दक्षिण सहयोग का क्या मतलब है खास? देखिए, ये उत्तर दक्षिण का जो विभाजन है, ये क्लाइमेट चेंज की बातचीत में बहुत अहम है। अच्छा। कैसे? उत्तर से मतलब होता है विकसित देश, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, जो ऐतिहासिक रूप से देखें तो ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हाँ, सही है। और दक्षिण यानी विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज, जिनकी अपनी विकास की जरूरतें हैं और उनके पास शायद उत्सर्जन कम करने के लिए उतने संसाधन भी नहीं है। ओके। तो इस सहयोग का मतलब ये हो सकता है कि विकसित देश यानी उत्तर, विकासशील देशों यानी दक्षिण में उत्सर्जन कम करने वाले प्रोजेक्ट्स में शायद निवेश कर रहे हैं या उनसे कार्बन क्रेडिट खरीद रहे हैं। अच्छा, ये तरीका है। हाँ, ये पेरिस समझौते जैसे जो ग्लोबल टारगेट हैं, उन्हें पाने के लिए जरूरी समझा जाता है, लेकिन इसमें भी अपनी चुनौतियां हैं। जैसे? अब जैसे ये देखना कि जो क्रेडिट बिक रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, क्या उनसे सच में उत्सर्जन कम हो रहा है या ये बस एक तरह की कागजी खाना पूर्ति है? हाँ, ये तो अहम सवाल है। बिल्कुल। ये सहयोग कितना असरदार होगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। दिलचस्प है। एक तरफ स्थानीय संकट, दूसरी तरफ वैश्विक सहयोग। पर पेज 6 पे ही एक और सुर्खी है जो टकराव दिखा रही है। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति बिग टेक की अवमानना, और इसका ताल्लुक डीएमआरए से बताया गया है। अब ये डीएमआरए क्या है ये तो साफ नहीं है, शायद कोई डिजिटल मीडिया रेगुलेशन एक्ट या कुछ हो सकता है। पर ये अवमानना शब्द, ये तो काफी सख्त लगता है। हाँ, अवमानना या कंटेम्प्ट, ये शब्द बताता है कि मामला शायद सिर्फ पॉलिसी पर असहमति का नहीं है। तो फिर हो सकता है नियमों को जानबूझकर अनदेखा करने या उल्लंघन करने का मामला हो। देखिए, बिग टेक कंपनियां और सरकारों के बीच ये डेटा प्राइवेसी, कंपटीशन, कंटेंट मॉडरेशन, इनको लेकर टकराव तो दुनिया भर में चल रहा है। हाँ, ये तो है। और जब बात पब्लिक हेल्थ की आती है तो ये और भी गंभीर हो जाता है।
क्या ये हेल्थ डेटा के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है या स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैलाने से? कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कि ये कंपनियां किसी नए डिजिटल हेल्थ नियम, शायद यही DMRA हो, उसका पालन करने से मना कर रही हो। अच्छा, ये सुर्खी दिखाती है कि भारत भी इन बड़ी टेक कंपनियों को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है और ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। बिल्कुल। तकनीक और नियमन का ये तनाव तो हर जगह दिख रहा है। और तकनीक की ही बात करें तो पेज 7 पर एक और कंपटीशन का जिक्र है, विज्ञान में वैश्विक नेतृत्व की दौड़। हाँ, ये तो खैर हमेशा से ही चलती आई है, पर आज के समय में इसका क्या मतलब है? आज के दौर में ये दौड़ और भी तेज हो गई है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी अब सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस से जुड़ गए हैं। सही बात है। अब ये सिर्फ नोबेल प्राइज जीतने या स्पेस में जाने तक की बात नहीं रही। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, इन फील्ड्स में जो देश आगे निकलेगा वो एक तरह से भविष्य की इकोनॉमी और शायद जियोपॉलिटिक्स को भी शेप देगा। हाँ, ये तो है। और इस सुर्खी का एक भारतीय अखबार में होना ये सवाल उठाता है कि भाई भारत इस दौड़ में कहाँ है, हम किन एरिया पर फोकस कर रहे हैं, क्या हमारे पास वो संसाधन, टैलेंट और पॉलिसीज हैं जो इस रेस में टिके रहने के लिए जरूरी हैं? मतलब ये सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि भविष्य पर कंट्रोल की दौड़ है। बिल्कुल। अच्छा, इस ग्लोबल रेस और रणनीतिक हितों के बीच पेज 9 हमें एक पुराने लेकिन हमेशा मौजूद रहने वाले रिश्ते की याद दिलाता है, अमेरिका पाकिस्तान संबंधों का जटिल इतिहास। हाँ, जटिल शब्द शायद यहाँ सबसे सही है। बिल्कुल सही। ये रिश्ता हमेशा से ही लेन देन, भरोसे और शक के बीच मतलब झूलता रहा है। कैसे, थोड़ा बताएंगे? देखिए, कोल्ड वॉर में सोवियत संघ के खिलाफ पार्टनरशिप थी, फिर अफगानिस्तान में तालिबान का उभार, 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान पर वो दोहरी भूमिका के आरोप लगते रहे। हाँ, वो तो है। और अब चीन के साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां और अमेरिका की भारत के साथ बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन सब ने इस रिश्ते को लगातार बदला है। सुर्खी का इतिहास पर जोर देना शायद यही बताता है कि आज के तनाव या सहयोग को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखना जरूरी है। ये रिश्ता आज भी साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए अहमियत रखता है। बिल्कुल। इस जटिल जियोपॉलिटिक्स के बीच भारत भी अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है। पेज 10 पर ग्रेट निकोबार परियोजना GNP का जिक्र है। जी। कहा गया है कि इससे भारत के समुद्री वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी परियोजना लगती है। हाँ, स्केल में तो ये बहुत बड़ी है। ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो इंडियन ओशन के एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्ते पर पड़ता है। अच्छा। तो यहाँ एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप बनाने का प्लान है। मकसद है भारत को ग्लोबल शिपिंग का हब बनाना और हिंद महासागर में चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसका मुकाबला करना। तो फायदे तो दिख रहे हैं। हाँ, फायदे गिनाए जा रहे हैं। व्यापार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, नेवल कैपेबिलिटी मजबूत होगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं, जैसे जिन पर गंभीर चिंताएं हैं। इस प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, खासकर वहां की जो नाजुक बायोडायवर्सिटी है और जो स्थानिक जनजातियां रहती हैं, उन पर क्या असर होगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये विकास बनाम पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की जो बहस है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये प्रोजेक्ट। यानी बड़े फायदे तो बड़े सवाल भी। और अब आखिर में पेज 12 पर एक सुर्खी जो आज के डिजिटल युग की एक नई और काफी परेशान करने वाली हकीकत की तरफ इशारा कर रही है। कौन सी? डिजिटल गिरफ्तारी को लेकर लोग दर-दर भटक रहे हैं। ये डिजिटल गिरफ्तारी, ये क्या चीज है? सुनने में अजीब और डरावना सा लगता है। हाँ, ये शब्द शायद कोई फॉर्मल लीगल टर्म नहीं है, तो फिर? बल्कि ये शायद उन सिचुएशंस को बता रहा है जहां लोग डिजिटल तरीकों से किसी जाल में फंस जाते हैं या उनकी डिजिटल आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल होता है, जिससे उनकी जिंदगी एक तरह से गिरफ्तार जैसी हो जाती है। मतलब? उदाहरण देंगे, सोचिए किसी साइबर क्रिमिनल ने आपके नाम पर लोन ले लिया, या आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड में फंसा दिया, या आपके सारे ऑनलाइन अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए और आप सिस्टम में कहीं अपनी बेगुनाही साबित ही नहीं कर पा रहे। अरे बाप रे। और ये दर दर भटक रहे हैं, बताता है कि जो विक्टिम है उन्हें सही मदद या समाधान नहीं मिल पा रहा। ये दिखाता है कि जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं वैसे वैसे नए तरह के क्राइम और कमजोरियां भी सामने आ रही हैं, और हमारा जो कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो शायद इनसे निपटने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ये वाकई चिंताजनक है। कैसे तकनीक सुविधा के साथ साथ ऐसी नई मुसीबतें भी ला रही हैं।
तो आज हमने कई अलग अलग मुद्दों को छुआ। हाँ। गोदावरी का संकट, कार्बन बाजार जैसा ग्लोबल सहयोग, बिग टेक और डिजिटल गिरफ्तारी की चुनौतियां, ग्रेट निकोबार जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते और SIR 2.0 जैसा प्रशासनिक काम। इन सब बिखरी हुई कड़ियों को अगर जोड़कर देखें तो आज की सुर्खियों से क्या बड़ी तस्वीर उभरती है, क्या समझ आता है? देखिए, अगर हम इन सभी सुर्खियों को एक साथ रखकर देखें तो कुछ दिलचस्प पैटर्न नजर आते हैं। क्या? पहला तो ये कि भारत साफ तौर पर मल्टी डायमेंशनल चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ तो बुनियादी ढांचे और प्रशासन की पुरानी समस्याएं हैं, जैसे गोदावरी, SIR 2.0। हाँ। तो दूसरी तरफ नए डिजिटल युग की मुश्किलें भी हैं, बिग टेक, डिजिटल गिरफ्तारी। सही। और दूसरा, भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने और रेलेवेंट बने रहने की लगातार कोशिश कर रहा है, चाहे वो साइंस की रेस हो, क्लाइमेट नेगोशिएशंस हो जैसे कार्बन बाजार, या फिर ग्रेट निकोबार जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। तीसरा, और ये जरूरी है कि घरेलू मुद्दे और वैश्विक महत्वाकांक्षाएं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे? जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की ग्लोबल ट्रेड एम्बिशन को दिखाता है, लेकिन उसके स्थानीय पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव भी हैं। बिग टेक पर रेगुलेशन की कोशिश, घरेलू जरूरत भी है और ग्लोबल ट्रेंड भी। अच्छा। तो तस्वीर एक ऐसे भारत की है जो एक साथ कई मोर्चों पर आप कह सकते हैं जूझ रहा है, संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है और अपनी दिशा तलाश रहा है। बिल्कुल, एक साथ कई स्तरों पर चलती हुई कहानी। इसी के साथ द हिंदू की आज की इन चुनिंदा सुर्खियों पर हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है। और हाँ, अंत में हमेशा की तरह एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो आज की चर्चा से ही निकला है। जरूर। हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडरशिप चाहता है ना, साइंस रेस और बड़े स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स GNP शुरू कर रहा है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ उससे जमीनी स्तर पर गवर्नेंस, SIR 2.0, इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदावरी संकट और नागरिकों की नई डिजिटल सुरक्षा चिंताओं, डिजिटल गिरफ्तारी से भी जूझना पड़ रहा है। सही कहा। तो सवाल ये है कि क्या ये तकनीकी तरक्की और ये जमीनी सामाजिक प्रशासनिक चुनौतियां ये एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी या इनमें कोई तालमेल बिठाया जा सकता है? क्या टेक्नोलॉजी इन चुनौतियों का हल बनेगी या उन्हें और उलझा देगी? ये बहुत अहम सवाल है। ये संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये देखना आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा।